नमस्कार, एशियन भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हेमंत शर्मा। आज फेस टू फेस में हमारे साथ इंदौर नगर निगम का चेहरा है, एमआईसी के सदस्य हैं, मनीष मामा के नाम से जो प्रसिद्ध है, मनीष शर्मा जी जिन्हें कहते हैं। उनके पास गरीबों के उन्मूलन के लिए, उन्हें लोन दिलाने के लिए, उनके जीवन यापन को बेहतर करने के लिए एक विभाग एमआईसी के रूप में सौंपा गया है। उस विभाग के अंतर्गत इन्होंने 100 दिनों की जो प्राथमिकता तय की थी, उसके आधार पर किस तरह के कार्य किए हैं, क्या रिकॉर्ड कायम किए, उन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। सर, आपका विभाग जो है वो गरीबों के विकास के लिए है। इन 100 दिनों में आपने किस तरह की प्राथमिकताएं तय की थी और उसको कहाँ तक अचीव किया आपने? सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की शुभकामना है कि जिस प्रकार से अभी योजनाओं का फायदा लोगों को जन सेवा, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से हमारे नगर निगम के जो जितने भी उन लोगों ने घर घर जाकर सर्वे करा, लोगों के घर घर जाकर उनको योजनाओं के बारे में बताया और योजनाओं से जोड़ा उनको। और उसके बाद हमने हर वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में 85 वार्डों में सिविल लगाए। तो हमने पुरजोर कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हितग्राही इन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जितनी योजना है इनका लाभ ले सकें। जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कई योजनाएं ऐसी चालू करी जो लॉकडाउन के बाद भी उन्होंने, जिस प्रकार से ठेले वाले जो ठेले पे अपना जीवन यापन करते हैं, सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले, उनको लिए उन्होंने 10,000 रुपये का लोन की जो योजना चालू करी। 10,000 भरेंगे 20,000 मिलेंगे, 20,000 के बाद उनको 50,000 मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि राशन, पेंशन और भी बहुत सारी उनकी योजना है, जैसे रेन बसेरा है, दीनदयाल रसोई योजना है, 10 रुपये में, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ये योजना है। तो इन योजनाओं से जोड़ने के लिए घर घर जाकर और हमने शिविर लगाकर सभी पार्षद हमारे और हमारे मेयर साहब का भी बहुत मेहनत रही। और हमारे जो क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में मैं पार्षद हूँ, हमारे विधायक आकाश विजयवर्गीय जी लगातार, आपने देखा होगा कोरोना के समय भी उन्होंने खुद गए वो और एक एक बस्तियों में जाके उन्होंने ध्यान दिया और अनाज बंटवाया, दवाइयाँ बंटवाई और बहुत मेहनत करी उनने। तो ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारा सिर्फ जो भाव है वो सेवा का भाव है सभी का, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं। तो आज देखा उसका रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। 1,31,000 इंदौर में हितग्राहियों को लाभ मिला है उसका। क्या बात है। इसके पहले का आंकड़ा यदि हम बात करें तो किस तरह का ये हितग्राहियों को लाभ मिलता था और आज हम किस? अभी जहाँ तक जो बात हुई है, तो इस बार जो आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा रिहा है 1,31,000। मेरे ख्याल से आज तक इतना बड़ा नगर निगम में आंकड़ा इसके पहले नहीं हुआ है। तो ये तो मुझे लगता है कि इन 100 दिनों का एक रिकॉर्ड आप लोगों ने कायम करने की बात है। इस पिछले दिनों आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कई बातें पत्रकारों के समक्ष रखी थी। इन 100 दिनों के आंकड़ों में यदि 100 दिनों की बात करें तो क्या एक लक्ष्य तय किया था आपने? क्या उसे अचीव कर लिया है या उससे आगे निकल चुके हैं आप? हमने तो ये सोच के काम करा था कि एक जो सेवा का भाव, मैंने आपको बोला कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा के रूप में, और जैसा आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जन सेवा अभियान, मतलब कि इसमें प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक जनप्रतिनिधि पुरजोर मेहनत करी उन्होंने। चाहे सांसद हो, हमारे विधायक हो, या पार्षद हो, या हमारे महापौर जी हो, या हमारे जितने नगर निगम के अधिकारी और जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर हुए, कमिश्नर हुए, सब ने पुरजोर मेहनत करके ये आंकड़ा हमने जो कायम किया है, ये इंदौर नगर निगम में जो इतिहास रचा है जन सेवा अभियान के माध्यम से, ये सब की मेहनत का वो बिल्कुल सही बात है। ये एक टीम वर्क होता है और उस टीम वर्क के आधार पर ही आप किसी लक्ष्य को पा सकते हैं। इंदौर शहर में जिन योजनाओं का लाभ हम बात कर रहे हैं गरीबों को दिलाने की, किन किन योजनाओं को लेकर आप केंद्र से लेकर राज्य और राज्य से लेकर लोगों को गली और पार्षद के रूप में आप घर घर तक पहुंचाने का कार्य, क्या क्या योजनाएं हैं और उसका कैसे लाभ दिला पा रहे हैं? जैसे सर्वप्रथम अभी जो आंकड़े में सबसे ज़्यादा पेंशन लोगों को मिली है और सबसे ज़्यादा राशन लोगों के जो चालू है, और कई दीर्घ आप देखते हो कि महिलाएं आजकल
ई रिक्शा चला रही है। अभी आपने देखा होगा बीच में प्रोग्राम भी हुआ था, माननीय सांसद जी हमारे थे, विधायक जी थे, तो ये कि महिलाएं भी आगे कैसे बढ़े, तो उसी को लेके ऑटो जो दिए ई रिक्शा, और दूसरा एक समूह लोन की जो व्यवस्था की है, इसमें 10 से 20 लाख रुपए जो घर में समूह बना के 20 लोग एक साथ महिलाएं कुछ काम करती है, तो उसको भी हम लोग उनका जो भी जैसे पापड़ का उन्होंने काम करा, उद्योगों की बात करें तो हाँ छोटे छोटे, तो ये छोटे छोटे जो उद्योग हैं इनको भी लेके हम लोग चिंता करते हैं, और इनके माल का वितरण की व्यवस्था भी कर नगर निगम और हम लोग करते हैं कि कैसे भी इनका माल बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े लोग उसको खरीदें, ये भी हम सोचते हैं। तो उनको 10 से 20 लाख का लोन भी उन लोगों को मिलता है, समूह लोन। छोटे छोटे 2-2 लाख के लोन, 10-10 हज़ार के लोन, जैसे ठेला फेरी वाले, ये आजकल आपने देखा होगा डेली कलेक्शन और ये ब्याज जो 10-10, 5-5% के ब्याज पे लेके ये लोग उलझ जाते हैं। तो जो सरकार इनको लोन देती है वो बिना ब्याज के देती है, बिना ब्याज के, हाँ बिना ब्याज के देते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की समूह जो योजना है, इसके माध्यम से कई लोग रोजगार भी घर घर बैठे उनको रोजगार मिल रहा है। वो अपने सिलाई का हो, चाहे जिस प्रकार से जो भी वो काम करना चाहे वो करती हैं, उसके लिए हम लोग या सरकार या नगर पालिका निगम उनकी मदद करती है। शहरी गरीबी उपशमन विभाग कहलाता है, कितने लोगों की एक टीम काम करती है आपके साथ में, और क्या वर्किंग रहता है डे टू डे यदि बात करें? जैसे 19 जो जोन है और 85 वार्ड है, यहाँ के सब हमारे प्रभारी बने हुए, हर जगह जोन का प्रभारी एक है। उस जोन पे जितने वार्ड होते हैं, 5 वार्ड हो, 6 वार्ड हो, 4 वार्ड हो, उसका एक प्रभारी होता है CO, वो पूरा मैनेज करता है वार्ड को। एक वार्ड में एक प्रभारी के रूप में काम करता है, उसके एक ऑपरेटर होता है, और वार्ड का जो प्रभारी होता है वो कोई लोग अगर जोन पे नहीं आ सकते या पार्षद कार्यालय नहीं जाते, तो वो उनके घर पे जाके उनसे बात करके वो योजनाओं का लाभ दिलाते हैं उनको। ऐसी पूरी टीम नगर पालिका निगम की काम करती है, और अलग अलग जो पूरा नगर पालिका निगम भी अगर जाते हैं तो नगर पालिका निगम में भी सारी सुविधा उपलब्ध है। कई लोग जोन पे काम नहीं होता, उसके बाद नगर पालिका निगम भी जाते हैं। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई हितग्राही परेशान हो, ऐसा अभी तक कोई हमको शिकायत मिली नहीं है। बहुत अच्छे से हमारे नगर निगम में काम चल रहा है, इसका सारा स्टाफ जो भी है सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इंदौर शहर में 19 जोन पे जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, यही 19 जोन पर आप लोगों ने एक हॉकर्स जोन बनाने का एक प्रस्ताव पारित किया था। कितने अभी तक इंदौर शहर में हॉकर्स जोन बन चुके हैं, और आगे की योजना क्या है आपकी? अभी जैसे लगभग सभी जगह हॉकर्स जोन का काम चल रहा है। अभी आपने देखा होगा हमारे साथ कमिश्नर जी और विधायक जी गए थे 3 इमली पे, वहाँ भी लगभग काम पूरा हो चुका है। बंगाली चौराहे पे भी काम मेरे ख्याल से कि 15-20 दिन में लगभग सभी हॉकर जोन्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ये हॉकर जोन्सों में जो लोग जो ठेला लगाते हैं अपने चौराहे पे जो लोग खड़े रहते हैं, इन सब लोगों को यहाँ व्यवस्था करके हम लोग यहाँ स्थापित करेंगे। जिस ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जगह सब लोग अगर काम करेंगे तो अच्छा उनका बिजनेस होगा, और नगर निगम इनको जगह बना के और इनको वहाँ दे रही है। इंदौर शहर में हॉकर जोन के अलावा जो छोटे छोटे फुटपाथों पर छोटा सा व्यवसाय खोलकर जो लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए किस तरह की योजना है आप लोगों की? क्या हॉकर जोन में ही उनके लिए आरक्षित रहेगा स्थान, या केवल ठेले व्यवसायियों के लिए वहाँ हॉकर जोन रहेगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं विरोध का सामना भी आप लोगों को करना पड़ता है जब भी कोई रोड। ये हमने आपको यही बताया कि जो लोग रोड पे बैठ के कर रहे हैं, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती है। भी आपने देखा होगा कि सभी जगह अभी बहुत स्थिति यातायात को लेके ख़राब है। मतलब कई जगह जाम लग जाता है, ठेला कहीं भी खड़ा कर लेते हैं, कहीं भी। तो एक हम इनको स्थान चिन्हित करके देने का यही हॉकर जोन बना के देना है। तो इसमें रोड पे जितने लोग करते हैं उन्हीं लोगों को हम यहाँ स्थापित करेंगे। उन्हीं की लिस्ट पूरी तैयार हो रही है, सर्वे हो रही है उनका। सर्वे होने के बाद वो लोग जो भी रहेंगे 35 में, उन लोगों को हम वहाँ रोजगार के लिए। अब लगातार ठंड बढ़ रही है, रैन बसेरों की आवश्यकताएं थोड़ी बढ़ने वाली है। किस तरह से आप लोग काम करते हैं इंदौर शहर में? कितने रैन बसेरे हैं और उसकी उपयोगिता किस तरह से आप लोग सब पूर्ण करते हैं? कैसे लोगों को जैसा आपने देखा होगा कि जो ब्रिज के ऊपर या जो भी लोग ठंड में बाहर
जिनका कोई छत नहीं होती है, बाहर से आते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है या किसी भी कारणवश वो किसी जगह स्थान पे रुक नहीं सकते हैं, लॉज, होटल, धर्मशाला, तो उन लोगों के लिए जो रेन बसेरा बने, ये उन्हीं लोगों के लिए बने हैं कि कम से कम वहाँ व्यक्ति रह सके, ठंड, अपनी रात बारिश, गुजार गर्मी, सके। सभी से बच जाए। और वहाँ आपने देखा होगा सब निःशुल्क है वहाँ व्यवस्था देने की। वहाँ कंबल है, पलंग है, पानी है, बिजली है और आपका बाथरूम है, सभी प्रकार की फैसिलिटी उसमें उन लोगों के लिए। व्यवस्थाओं में सुधार भी हो रहा है लगातार वहाँ पर रैन बसेरों। बिल्कुल, बहुत अच्छी रेन बसेरा है हमारी। अभी हम गए थे, हम जाते ही रहते हैं, लगभग हम सभी रेन बसेरे में गए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब साफ सफाई में भी नंबर 1 है वो भी। इसके अलावा भिक्षुक केंद्र की बात करें या फिर गरीबों के लिए जो रसोई योजना है, उसको लेकर किस तरह का कार्य किया जा रहा है? इंदौर शहर में लगभग 5 रसोई योजना आप लोगों की दीनदयाल रसोई योजना है और भिक्षुक केंद्र 1 है शहर में। किस तरह से वहाँ पे कार्य होता है, किस तरह से आगे बढ़ते हैं? देखिए, भिक्षुक केंद्र में जिस प्रकार से चौराहे पे आपने देखा होगा गाड़ी के कांच ठोकना, जिस प्रकार से वो लोग पीछे पड़ते हैं, और जो लोग भिक्षु, जितने भिक्षा मांगने वाले, ये लोगों को भिक्षुक केंद्र ले जाया जाता है। ये वहाँ पे ले जाने के बाद वहाँ पे आप देखें, वहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था, खाना पीना, कपड़े, उन लोगों को वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ उनको सिखाते हैं। उसके बाद उनको रोजगार की व्यवस्था भी नगर निगम के माध्यम से होती है। इन लोगों को रोजगार के लिए भी लोन देते हैं। फिर ये जो रोजगार करना चाहें, जो साल भर 2 साल में ये ट्रेनिंग के माध्यम से जो भी काम सीखते हैं, फिर हम उनको उस काम के लिए उनको लोन दिलवा के उसकी व्यवस्था करते हैं। केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और उसके लिए कई प्रकार के जतन करना, ये आप लोग लगातार करते हैं। इसमें हम लोगों ने कई बार देखा है कि आप गीत गाते हुए भी नजर आए। इन योजनाओं को लेकर किस तरह का गीत था? क्या आप स्वयं आपने गाया है? हाँ जी। और यदि गाया है तो 2 लाइन दर्शकों जैसे अभी आपने एक नाम सुना होगा, एक राजू शर्मा जी, तो जिनको शहर में मिनी किशोर के नाम से जानते हैं जी। ये गाने हमने लोगों को योजनाओं से जोड़ने के लिए हम नुक्कड़ सभाएं करी है। हमने करीबन 150 नुक्कड़ सभाएं शहर में करी है। कई बस्तियों में हम गए और वहाँ पर हमने नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को योजनाओं के बारे में समझाया, ये योजनाओं का लाभ कैसे लेंगे, वो योजनाओं में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हमने समझाई। तो हमने उसके लिए गीत बनाया था। अभी वो मेरे साथ चूँकि है नहीं, बाकी हम दोनों ने मिलके गीत गाया है। मैं आपको 2-4 लाइनें आप जी ज़रूर ज़रूर। अरे सुनो सुनो मेरी बहनें सुनो, अरे सुनो सुनो मेरी माताएं सुनो, आपके काम की बातें सुनो, आपके तरक्की की योजनाएं चुनो, सुनो सुनो मेरी बहनें सुनो। अरे केंद्र और प्रदेश की योजनाएं निर्बल को सक्षम जो बनाए, नगर निगम की योजनाएं ध्यान से सुनो, आपके है काम की उसको चुनो, सुनो सुनो मेरी माताएं सुनो। इस प्रकार से हम लोगों ने ये गीत गा के और योजनाओं से जोड़ने का कोशिश करी है। ये बहुत छोटा सा प्रयास, छोटे छोटे जो प्रयास हैं वो एक बड़े लक्ष्य की ओर लेकर जाता है। आपको हमने देखा भी है कि इस शहर में न सिर्फ आप गीत गाकर योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि कलाकारों के साथ स्वयं कलाकार बन के भी उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। ऐसी एक शॉर्ट फिल्म किस तरह की, वो जो शॉर्ट फिल्म थी जिसमें आपने भी भूमिका निभाई है, वो क्या थी और क्या योजना का लाभ दिलाने की आएगी? जैसे जिस प्रकार से संबल योजना जी, संबल योजना 2, पहले संबल योजना माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने शुरू की थी। बाद में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, कमलनाथ जी ने उस योजना को बंद कर दिया था। उसके बाद माननीय हमारे शिवराज जी और हमारी सरकार फिर से बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो संबल 2 के नाम से वो योजना शुरू हुई, जिसमें जो ये मजदूर रहते हैं इनको उसका पंजीयन कराना पड़ता है। उस पंजीयन में इन लोगों को अगर मृत्यु होती है
तो इनके अंतिम अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपये 10 दिन के अंदर मिलने का प्रावधान है, अगर वो पात्र होते हैं तो। उसके बाद अगर सामान्य मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए मिलते हैं, और अगर उनकी दुर्घटना वंश कोई मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए मिलते हैं। अगर उनकी बालिका हो तो उसका पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाती है, और अगर उनके घर में प्रसूति का या डिलीवरी वाला कोई, तो उसका खर्चा भी 12,000 या सरकार देती है उसको। तो ऐसी योजना से जोड़ने के लिए हमने अभी एक एपिसोड संबल योजना पे हमने करा है, और दूसरा हमने जो केंद्र सरकार के जो आयुष्मान कार्ड है, माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी कि कोई इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड कई अस्पताल चिन्हित करे हैं, तो उसके बारे में हमने बताया कि आपको आयुष्मान कार्ड से ये फ़ायदा होगा। और दूसरा जो मुख्यमंत्री सहायता निधि है, जो विधायक हमारे आकाश जी भी लिखते हैं, हम जैसे हमारे क्षेत्र में कई लोग इलाज के लिए वंचित होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, 50,000 लाख रुपए, तो अस्पताल से एस्टीमेट बनता है, वो एस्टीमेट माननीय विधायक जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजते हैं। तो वहाँ पर उस इलाज के को देखकर उस जितना पैसा होता है वहाँ से अस्पताल में खाते में आ जाता है, तो एक गरीब व्यक्ति का जो भी हो पात्र होता है उसका इलाज हो जाता है। तो इसके लिए भी हमने एक एपिसोड बनाया, उसमें हमने मुंबई से जूनियर शशि कपूर और जूनियर जानी लीवर ऐसे कलाकार बुलाकर, और एक टीम ने हमने ये बनाकर छोटे छोटे एपिसोड बनाए हैं। अभी 2 योजनाओं पे हमने करा है, बाकी हमने ऐसे 14 एपिसोड बनाए सभी योजनाओं पे, जिसमें सारी योजनाएं आ गई। आपकी दीनदयाल रसोई योजना से लेके जो भी रेन बसेरा, जो भी जितनी भी योजना है, लोगों को ये क्या है, आजकल देखो टेक्नोलॉजी का मामला है। टेक्नोलॉजी में हर व्यक्ति एंड्रॉइड फ़ोन अपने पास रखता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी बिजनेसमैन हो, नौकरी करने वाला हो, हर व्यक्ति आजकल मोबाइल पे, आपने देखा होगा इंस्टा और आपका फेसबुक, अपनी बात पहुंचाने का एक बहुत अच्छा साधन, सोशल मीडिया के माध्यम से हम उसको अपनी बात कि कैसे आपको योजनाओं का लाभ लेना और क्या क्या आपको योजनाओं में लगेगा, ये सब हमने छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में बनाकर हमने प्रयास करा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले और लोगों तक पहुंचाए। तो हमने संबल योजना में मैंने खुद ने तगारी उठा के एक रोल करा था कि कैसे एक मजदूर का क्या रहता है और क्या कितनी मजबूरी में काम करता है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी व्यवस्था भी सरकार करेगी, ये सामने बताने का। और एक इलाज के लिए जो हमने डॉक्टर का उसमें मैंने रोल करा है, तो ऐसे हर उस पात्र बना हूँ, हर उसमें मैंने वैसा के वैसा ही रोल करा है। एक जनप्रतिनिधि को कई रोल निभाने पड़ते हैं, चाहे डॉक्टर्स के हों, चाहे लोगों के भाई की भूमिका हो, चाहे बहन की भूमिका हो, माँ की भूमिका हो, पिता की भूमिका हो। हर रोल में कहीं ना कहीं उसे फिट बैठने की आवश्यकता होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षाएं रख के आप तक पहुँचते हैं। आयुष्मान कार्ड की अभी हम लोगों ने बात की, उस आयुष्मान कार्ड को लेकर कुछ नकली आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की चीज़ें हम लोगों के सामने इंदौर में आई है, उस पर किस तरह से लगाम लगाने का प्रयास करें, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और उसका गलत तरीके से लाभ लेने का प्रयास लोग कर रहे हैं, उस पर कैसे लगाम लगाएं? देखिए, अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। अगर आपके पास कोई ऐसी शिकायत आए तो आप मुझे बताएं, बिल्कुल उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कराने का हम वो करेंगे। और अभी तक मेरे संज्ञान में कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है, तो आप अगर आती है तो बिल्कुल उस पर कठोर कार्रवाई होना भी चाहिए, कराएंगे, बिल्कुल उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अगर योजनाओं में कोई भी लापरवाही करता है या कोई भी किसी प्रकार की गलत तरह से गलत तरीके से इसको करता, तो अभी आपने देखा तो मैंने राशन, अभी बड़ा आप लोगों का एक अच्छा इनिशिएटिव था इस राशन को लेकर, किस तरह की कार्रवाई थी वो? देखो, ये जो राशन गरीबों को मिलता है, ये राशन खरीद के और जिस प्रकार से काला बाजारी करते हैं, तो मुझे लगातार सूचना मिली थी, इसलिए मैं वहाँ गया और बिल्कुल मैंने फिर वहाँ पर सभी अधिकारियों को बुला के उनके हैंडओवर कर दिया। उसके बाद देखेंगे कि इतना राशन अभी शहर में पकड़ा है उसके बाद। और दूसरा आपने देखा होगा बीच में ऑनलाइन जो ये करते हैं, ये ऑनलाइन वालों को भी मैंने योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आधार कार्ड ले लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनको भी मैंने पकड़ा है। इंदौर में एक तरह से राशन माफिया कहा जाता था, जिस पर कार्रवाई प्रशासन ने भी की थी, समय समय पे जिला प्रशासन ने भी लगातार कार्रवाई की थी। क्या आवश्यकता लगती है आपको कि क्या लगातार मॉनिटरिंग की कमी है, या अब आप लोगों के आने के बाद में ये मॉनिटरिंग थोड़ी सी बढ़ी? देखो, मेरा एक ही इसमें मैंने ये करा था कि इसमें जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। भैया, आपको अगर कोई सूचना होती है तो आपको आज के समय तो
सारी जितनी भी आप अगर शिकायत करते हैं तो उसको गुप्त आपका नाम रखा जाता है। मैंने भी ये बोला है कि भाई कोई भी इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है तो आप मुझे सूचना कर सकते हैं। कलेक्टर्स हैं, डीआईजी हैं अपने यहाँ, आप किसी को भी प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे जन नेता हो, आप किसी को शिकायत कर सकते हैं। तो जनता को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने कि जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है, और जागरूक जनता यदि किसी प्रकार की शिकायत जिला प्रशासन को या नगर निगम को या एमआईसी सदस्य को करती है तो उस पर एक्शन ज़रूर होगा। मुझे लगता है कि इसे लेकर आपको भी सचेत रहने की आवश्यकता है और हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता है। हाँ, पिछले 3 सालों के कार्यकाल की बात करें तो नगर निगम का चुनाव अभी हुआ है। यदि 3 साल पहले की बात की जाए तो नगर निगम का चुनाव और एमआईसी की गठन और महापौर के चुनाव की बात करें तो इन 3 सालों में क्या इन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिल पाया है या नहीं मिल पाया? क्या अधिकारियों के पास लोग पहुंच पाते थे, अब जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच रहे हैं? आपने एक रिकॉर्ड कायम किया, तो इन 3 सालों का पिछला रिकॉर्ड आपने देखा था क्या? किस तरह की स्थितियाँ थी इन गरीब लोगों की? क्या होता है, देखिए, अधिकारी का एक काम करने का अपना तरीका होता है। अधिकारी के पास हर कोई व्यक्ति नहीं जा पाता है। जनप्रतिनिधि जैसे हम चुनाव लड़े तो हम जनता के बीच जाते हैं, जनता हमसे सीधा संवाद करती है, हमारे से बात करती है, सीधा हमसे जुड़ती है जनता। तो वो हमारे को किसी भी परिस्थिति, चाहे उनके पारिवारिक कोई आपस का कोई मतभेद हो, उसके लिए भी जनप्रतिनिधि के पास जाती है वो। तो हमारे पास सीधे जनता आती है, चाहे रात को 2 बजे, 4 बजे, सुबह 6 बजे। क्या होता है कि अधिकारियों के पास नहीं जा पाते वो, इस कारण से कई चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। अधिकारी भी काम करने के लिए बिल्कुल बैठे हैं। आप देखें, सारे अधिकारियों की मेहनत का और सभी जनप्रतिनिधियों की मेहनत का ये नतीजा है। अधिकारी भी काम करने के लिए आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अधिकारी भी बिल्कुल फील्ड पे काम कर रहे हैं। सभी बड़े बड़े जितने अधिकारी हैं, चाहे छोटे अधिकारी हों, सब लोग फील्ड पे लगे हुए हैं। हमारे माननीय महापौर जी भी आपने देखा होगा, सुबह 5 बजे भी चले जाते हैं, कमिश्नर भी 5 बजे चली जाती है, कलेक्टर साहब भी हमारे बिल्कुल सब। लेकिन सिर्फ संवाद का रहता है कि जुड़ने का होता है कि जनप्रतिनिधि से किस प्रकार की कभी भी मिल सकता है, इसलिए जनप्रतिनिधि के पास आते हैं। और अभाव की कमी होती है आपस में तालमेल की, इस कारण थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो जाता। नहीं तो अधिकारी भी सब काम करने को बैठे हैं, तो जनता से सीधे बात हमारी डायरेक्ट होती है, तो वो लोग इस और तो ये तालमेल के कारण अधिकारियों के पास लोग कम जा पाते हैं और जनप्रतिनिधि के पास या तो वे खुद पहुंच जाते हैं या जनप्रतिनिधि स्वयं लोगों के घरों तक पहुंचता है, इसलिए कई बातें खुलकर सामने आती है। मुख्यमंत्री जी का ये सपनों का शहर है सर, इंदौर, और मुझे लगता है कि इंदौर शहर पे जितना ध्यान मुख्यमंत्री जी का होता है उसके कारण भी, चाहे अधिकारी हो, चाहे नगर निगम के कर्मचारी हो, चाहे नगर निगम की एमआईसी टीम हो, या फिर महापौर हो, इंदौर शहर के कलेक्टर हो, चाहे महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हों, लगातार इस शहर के डेवलपमेंट के लिए जुटे रहते हैं। और यही कारण है कि इंदौर शहर लगातार 6 बार अपने इस मुकाम को देश और दुनिया तक प्रसिद्ध कर चुका है, सफाई में नंबर 1 आ चुका है और आगे भी 7वीं पारी खेलने के लिए तैयारी में है। किस तरह की गतिविधियां आप लोगों की है स्वच्छता को लेकर, स्वस्थ शहर को लेकर, एक अच्छा ट्रैफिक इंदौर शहर के लोगों को मिले, क्या रोड मैप तैयार किया आपने अपनी योजनाओं को लेकर, इन आने वाले दिनों को लेकर? अभी इसी संदर्भ में हमारी माननीय महापौर जी के साथ तक कई बैठकें हो चुकी है, चल रही है। अभी जल्दी महापौर जी इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो सारा महापौर जी, आपने गिलासी का बताया, तो जब भाई साहब मेयर बने थे उस समय विपक्ष की सरकार थी, लेकिन उसके बाद भी भाई साहब की जो डेवलपमेंट आज इंदौर में आपको दिख रही है उसमें माननीय गिलासी ने, आपने देखा होगा, जन सहयोग से जो रोड का निर्माण हुआ था पूरे शहर में। उसके बाद आपने देखा होगा कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने थे, तो पूरे प्रदेश में जो जिस प्रकार से तेजी से विकास हुआ था, उद्योग मंत्री रहे तब भी इंदौर उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिला था। उसके बाद नगरीय प्रशासन मंत्री आए थे, तो आपने देखा नगरीय निकायों में भी सब ऐसा लगता है कोई चमत्कार होता है। अगर भाई साहब के हाथ में कोई चीज जाती है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई
चमत्कार होता है, कहाँ से काम होता है, कैसे होता है भाई साहब। बिल्कुल, इंदौर शहर के बाशिंदे कहते हैं कि आज भी एक भाई साहब विजन के राष्ट्रीय साथ महासचिव उन्होंने है, काम। तो वो अभी भी मुझसे चर्चा करते हैं। माननीय विधायक जी भी हमारे सक्रिय रहते हैं, वो भी रात को 2-2 बजे तक किसी चिंता में रहते हैं। भाई साहब भी आज भी इंदौर शहर को लेके, प्रदेश को लेके जागरूक बिल्कुल, हैं। शहरी कैसे विकास हो, कैसे प्रदेश में अच्छा काम हो, इसको लेके भी भाई साहब बहुत चिंता करते हैं कैलाश जी। जनप्रतिनिधि के रूप में वे उभर कर आए भी थे और लगातार इंदौर शहर के लिए आवाज़ उठाते हैं, प्रदेश के लिए आवाज़ उठाते हैं और कई भूमिकाओं में वे खरे उतरते नजर आए हैं। ये थे हमारे साथ आज MIC सदस्य मनीष शर्मा जी, जिसे मनीष मामा के नाम से लोग पहचानते हैं। शहरी गरीबी उपशमन विभाग उनके पास है और इसे विभाग के केवल 100 दिनों में ही उन्होंने कई रिकॉर्ड कायम करने का प्रयास किया, गरीबों के उन्मूलन के लिए काम किया, शहर में किस तरह से गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया जाए, योजनाओं का कैसे लाभ मिले, उन बातों को लेकर उन्होंने कई कार्य किए हैं, जिनकी चर्चा आज हमने फेस टू फेस कार्यक्रम में किया। मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फेस टू फेस कार्यक्रम में भाग लिया। धन्यवाद। हम अगले कार्यक्रम में एक बार फिर एक नए शख्सियत के साथ, एक नए चेहरे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।